पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल पढ़ा था मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक था जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन में हम लोगों ने पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो वास्को डी गामा के बारे में, यानी कि जब ये भारत से सीधे ही पुर्तगाल पहुंचते हैं अपने वस्तुओं को लेकर के, तो अपने मुनाफा का लगभग 60 गुना प्राप्त होता है उन्हें, और ये बहुत बड़ी समझिए कि ख्याति प्राप्त होती है वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग होते हैं उनके लिए, और इनकी आंखें खुल जाती है और ये लोग भी अब डायरेक्ट व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ। तो हम लोगों ने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो यात्री यहाँ पे आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो 1500 ईस्वी में एक व्यापारी है, 1500 ईस्वी में एक व्यापारी है जिसका नाम है पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल। पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल ये वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले दूसरे यात्री हैं। लगभग इनके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 13 जहाज़ों के साथ भारत की यात्रा की। और जब इन्होंने भारत में आए तो आने के बाद इन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे यहाँ पे जो राज्य हैं, जैसे कोचीन को देखा, कन्नौर को देखा, तो इनको एहसास हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके बीच में कभी नहीं बनता। और जो ये कमजोरियाँ थी इनके अंदर, जो एकता का अभाव दिख रहा था, इस चीज़ का एहसास पुर्तगाली के सेकंड यात्री जो अल्ब्रेज कैब्राल थे उनको पता चला, और उन्होंने लगभग बहुत सारी जो मसाला थी 13 जहाज़ों में लाद करके ये सीधे सीधे पहुंचते हैं पुर्तगाल में। हालांकि देखते हैं कि 13 जहाज़ आने के पीछे एक मकसद होता है, क्योंकि जब वास्को डी गामा हिंद महासागर की, ये है हमारा हिंद महासागर, अरब सागर हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इसको बहुत ही, यानी कि कह सकते हैं कि पैनी दृष्टिकोण से ये अध्ययन करते हैं, और इनको एहसास होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कब्जा होता है, जो प्रभुत्व होता है, अरब के व्यापारियों का होता है। और जो वास्को डी गामा थे इनको एहसास होता है कि अगर हमें अपने व्यापार पे प्रभुत्व जमाना है और कब्जा अगर करना है और अपने व्यापार में प्राथमिकता देना है तो हिंद महासागर पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हिंद महासागर में कब्जा करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो अरब व्यापारी हैं उनका प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था। यही वजह था कि जब कैब्राल जब पुर्तगाल से 13 जहाज़ों के साथ भारत पहुँचते हैं, तब उन्होंने उसमें सेना की सामग्रियाँ, बम बारूद, हथियार, ताकि हम अरब के व्यापारियों के साथ सामना कर सके। और उन्होंने हिंद महासागर में प्रभुत्व के लिए और सामने वालों को डराने और धमकाने के लिए इन्होंने ये सब किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि लगभग फिर से यानी कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत फिर आते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत फिर आते हैं, लेकिन इस बार आने का मकसद कुछ और होता है। वास्को डी गामा जब यहाँ पे आते हैं तो सोचते हैं कि हमारे जो साम्राज्य है यहाँ पे और विस्तार कर लिया जाए, ताकि कम से कम व्यापार पे हमारा प्रभुत्व बेहतर हो सके। और यही वजह होता है कि व्यापारिक कोठियों का निर्माण ये 1503 ईस्वी में करते हैं। 1503 ईस्वी में व्यापारिक कोठी का प्रथम बार जो निर्माण होता है यहाँ पे, और ये जगह है कोचीन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वास्को डी गामा के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन को पहला पुर्तगाली कोठी बनाई जाती है, व्यापारी कोठी बनाई जाती है। और जो दूसरा है वो है कन्नौर।
दूसरा जो जगह होता है वो है कनूर। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो पहली बार व्यापारिक कोठी कालीकट में बनाई जाती है। लेकिन वहाँ के जो राजा होते हैं, जो जमूरिन है, जो हिंदू शासक है, उन्होंने ज़बरदस्ती इस फैक्ट्री को बंद करा दी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने व्यापारिक कोठियों का निर्माण कर लिया 1503 ईस्वी में, और 1502 ईस्वी में ये दूसरी बार भारत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखा गया कि जब ये साम्राज्य का पूर्ण रूप से धीरे धीरे विकास होने लगा, जब विस्तार होने लगा, तो यहाँ पे एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत थी ताकि यहाँ का नियंत्रण कर सके। और उसी के नियंत्रण के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति हुई उसी को गवर्नर कहा गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में जो प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और यहाँ पे 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये जो अल्मीडा के बारे में कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये प्रथम गवर्नर है। ये प्रथम गवर्नर है। और ये कहा जाता है कि पुर्तगालियों का प्रथम जो संस्थापक है, ये पुर्तगाली साम्राज्य के प्रथम संस्थापक भी हैं। पुर्तगाली साम्राज्य के प्रथम संस्थापक भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि इस समय में पुर्तगालियों को सागरों का स्वामी कहा जाता था। इस समय सागरों का स्वामी कहा जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नीला जल का पद्धति या जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो यही जो प्रथम गवर्नर हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसने दिया था। थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र है हिंद महासागर और अरब सागर का, ताकि इस पर इनका प्रभुत्व बन जाए। और जब तक इस पर प्रभुत्व नहीं हो पाता है तब तक ये व्यापार में एकाग्रता या प्रभुत्व का, या कह सकते हैं कि दबदबा हासिल नहीं कर सकते। और यही वजह होता है कि उन्होंने ये ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया। इनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने ये कहा, जब इनकी ये पद्धति बहुत ज़्यादा विस्तार रूप धारण कर लिया तब उन्होंने कहा था, उन्होंने एक पद्धति अपनाई थी कि अरब के नाव में या भारत के नाव में कोई मसाले का व्यापार या कोई बम बारूदों का, मतलब समझिए कि यातायात नहीं कर सकता, उसको ढोने का काम नहीं कर सकता। अगर मसालों का जो व्यापार करना है या बम बारूदों का अगर नाव के द्वारा आयात निर्यात होगा तो सिर्फ वो पुर्तगाली नाविकों के द्वारा ही होगा। उसके बाद आते हैं जो दूसरा हमारा जो गवर्नर जो होते हैं, उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका शासन होता है 1509 से लेकर के 1515 तक। इनके बारे में कहा गया है कि यह पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक होते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी को कोचीन में बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन बनाई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चाहते थे कि कम से कम भारत में पुर्तगालियों की संख्या ज़्यादा बढ़े और इनकी एक कॉलोनी बन जाए, क्योंकि उनको पता होता है कि पुर्तगाल एक छोटा कंट्री है और यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो चाहते थे कि भारत में कम से कम एक कॉलोनी बने ताकि यहाँ पे प्रभुत्व भी जमाई जा सके। इसीलिए उन्होंने वैवाहिक पद्धति लागू किया। वैवाहिक पद्धति लागू किया।
इनमें उन्होंने कहा था कि भारत कम से कम पुर्तगालियों को भारत की महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन एक बात थी पुर्तगालियों में, जिस विवाह की बात किया था उन्होंने, विवाह की बात, उस विवाह में ये बात थी कि उस महिलाओं से विवाह करिए जो विवाह विधवा हो। क्योंकि भारत में जो विधवाओं की जो दशा थी, जो सामाजिक संरचना के द्वारा जो बनाई गई कुरीतियाँ थीं, उसमें इनका जीवन बहुत ही बेकार था। क्योंकि भारत में जब कोई विधवा हो जाते थे तो उनसे शादी ब्याह करने की परंपरा नहीं थी। लेकिन पुर्तगालियों के साथ वो ऐसा नहीं था। पुर्तगाली पढ़े लिखे इंसान थे। पुनर्जागरण प्रबोधन से और विज्ञान की और धार्मिक सुधार आंदोलन से चल करके ये भारत में पहुँचे थे। और यही वजह होता है कि इनकी मानसिक जो संरचना होती है, जो सामाजिक जो ढांचा होता है, वो भारत के सामाजिक संरचना से कहीं बेहतर होता है। और यही वजह होता है कि मानव की प्रधानता सबसे ज़्यादा इसमें देखी जाती है। और उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील किया कि जितनी भी विधवाएं भारत में हैं उनसे शादी ब्याह किया जाए। और इस तरह से इनकी पद्धति लागू होती है और बहुत सारे संख्या यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेता है। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेता है। इसमें देखा जाता है कि यहाँ का बीजापुर का शासक होता है, बीजापुर का शासक जिसका नाम रहता है यूसुफ आदिल शाह। अगर यहाँ पे देखेंगे उसका नाम है यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह से ही गोवा छीन लिया जाता है। हालांकि पुर्तगालियों में या यूरोपीय कंपनियों में ये देखा गया कि जहाँ का साम्राज्य बहुत कमज़ोर दिखने लगा, जहाँ के छोटे छोटे राज्यों के बीच में असमानता बनी रही, दोनों के बीच में संघर्ष जारी रहा, उससे ये लोग हमेशा फ़ायदा उठाया और उन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया। और इस तरह से 1510 ईस्वी में क्या किया गया, गोवा पे कब्जा कर लिया गया। अगर बात किया जाए कि तो 1511 की बात थी। 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया। और 1515 ईस्वी में होर्मुज जो है, होर्मुज, उस पे कब्जा कर लिया गया। कहा जाता है कि विजयनगर के साम्राज्य के जो बहुत बेहतरीन और बहुत ही पराक्रमी जो सम्राट थे, जिनका नाम था कृष्णदेवराय, इनका मित्रवत संबंध था अल्बुकर्क के साथ। मित्रवत संबंध था किसके साथ? कृष्णदेवराय के साथ। इन्होंने एक बात कही थी और यही वजह होता है कि आप देखेंगे कि इनके पीरियड में हिंद महासागर पे एक छत्र राज हो जाता है और पुर्तगालियों के मर्जी के बगैर कोई नाव इसमें आ भी नहीं सकता। कहा जाता है कि यहाँ पे हिंद महासागर का जो एरिया होता है, इसमें पुर्तगाली कारटेज लेना शुरू कर देते हैं। कारटेज का मतलब होता है परमिट। इसमें निश्चित कर दी जाती है कि कोई अरब व्यापारी या कोई भारत का, यहाँ तक कि अकबर से भी कार्टेज लिया गया, परमिट लिया गया। अगर कोई आदमी परमिट ना दे तो यहाँ पे लुटेरा इसके नाव को लूट लेता था, या ये कह सकते हैं कि शायद पुर्तगालियों के द्वारा ही लूटा जाता होगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक बहुत सारे इसके बाद यहाँ पे गवर्नर आते हैं, लेकिन एक गवर्नर और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है नुन्ना डे किन्हा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नुन्ना डी कुन्हा। इन्होंने 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना लिया। और इससे पहले पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन हुआ करती थी। और इन्होंने क्या किया, गोवा को 1530 ईस्वी में राजधानी बना लिया। हम देखते हैं पुर्तगालियों का जो एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से भारत आए थे, उस उद्देश्य पे चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं उद्देश्य इसका। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है व्यापार का। कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने जो व्यापार किया, उस व्यापार में दो ही लक्ष्य थे इनका। पहला अगर देखा जाए वो है मसालों का और दूसरा है कपड़ों का।
मसालों में काली जो मिर्च हैं इनके लिए बहुत ही फेमस था, बहुत ही वहाँ के जनता के लिए समझिए कि उसके आशिक थे ये लोग। और कहा जाता है कि भारतीय कपड़ों के लिए, भारतीय मलमल के लिए वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की महिलाएं दीवानी थी। भारतीय मलमल यानी कि जो यहाँ के जो सूती कपड़े थे या जो मलमल के बनाए गए जो कपड़े थे, उसके लिए वो कुछ भी लुटाने को तैयार थे। और यही वजह होता है कि इनका जो व्यापार संतुलन होता है, व्यापार संतुलन इनका भारत के पक्ष में होता है। क्योंकि हमारे यहाँ से यानी कि भारत से ये सिर्फ मसाले और कपड़े ही लेके जाते हैं, लेकिन उसके बदले क्या देते हैं ये सोचने वाली बात है। उसके बदले में भारत के लोगों को सोना मिलता है, चांदी मिलता है और कीमती जो वस्तुएं हैं वो मिलती है। एक समय ऐसा होता है कि कपड़ा और मसालों के चक्कर में मसाले के चक्कर में यूरोप अपनी सारी कीमती जो जवाहरात होते हैं, जो सोने चांदी होते हैं, वो भारत के यहाँ लेके रख देते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। और इस तरह से देखा जाए तो व्यापार जो संतुलन है वो भारत के पक्ष में होता है, क्योंकि भारत को इस समय बहुत ही ज़्यादा फायदा दिख रहा होता है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है धर्म का प्रचार करना। जो दूसरा उद्देश्य है वो है धार्मिक प्रचार करना, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्मों का प्रचार करना पूरी दुनिया में ज़रूरी है। और यही वजह होता है कि उन्होंने सबसे पहले गोवा में चर्च का स्थापना करते हैं। और इसी गोवा में पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। ये धार्मिक उद्देश्यों में निहित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पे देखेंगे कि तीसरी जो चीज़ें है वो है हिंद महासागर, यानी कि तीसरी अगर चीज़ की बात करें तो है हिंद महासागर पर प्रभुत्व। और उन्होंने हिंद महासागर को अपने कब्जे में किया, क्योंकि हिंद महासागर के प्रभुत्व के बगैर अपने साम्राज्य को स्थापित करना और व्यापार में एक छत्र राज्य स्थापित करना बहुत ही मुश्किल होता। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इस हिंद महासागर पे पूर्ण रूप से प्रभुत्व जमा लिया। कहा भी जाता है कि कुछ अरब जो व्यापारी के जो नाव होते थे उसको पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था, उनको लूट लिया जाता था। बाद में उनसे कार्टेज लेना ज़रूरी हो गया। और इस तरीके से उन्होंने अपने प्रभुत्व स्थापित कर दिया हिंद महासागर में। कुछ उपलब्धियों को अगर जानेंगे कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया, तो अगर बात करें कि मक्का, यहाँ पे देखेंगे मक्का या ये कह सकते हैं पपीता, आलू, तंबाकू, गन्ना आदि का कृषि करवाया था। ये कभी कभी पूछा जाता है। और एक चीज़ और थी, कभी कभी क्या होता है कि जब यूरोप में पुर्तगालियों के बीच में और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में जब लड़ाइयाँ होती थी, और लड़ाइयों का जो कभी कभी असर भारत में देखने को मिलता था। जब अंग्रेज़ पुर्तगाली को जीत लिए तो पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, इनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। उस समय पुर्तगालियों ने भारत पे कब्जा किया हुआ था और यहाँ के क्षेत्र है जिसका नाम है मुंबई, और उन्होंने मुंबई को दहेज स्वरूप अंग्रेज़ों को दे दिया। तो भी एक फैक्ट है। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे में मानते हैं कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हो गया। पुर्तगालियों के पतन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि अगर पतन की बात करें तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यहाँ पे अयोग्य गवर्नर आने लगे। दूसरी बात ये होती है कि 1526 ईस्वी के बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और इसका विस्तार होने लगता है। उसके बाद देखेंगे कि स्पेन के द्वारा
पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया जाता है। और देखेंगे कि भारत में जो वैवाहिक नीतियां पुर्तगालियों के द्वारा जो लागू किया गया था, उससे इसका विनाश हो गया। कहा जाता है कि जिस व्यापार की नीतियां जो भ्रष्ट प्रशासन में जो लागू कर दिया गया था, वो जो भ्रष्टाचार इसमें उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से इसका पतन हो गया। इस तरीके से पुर्तगालियों ने लगभग, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और भारत से पुर्तगालियों को जाने में बहुत टाइम लग गया, और उन्होंने 1961 में जाकर के गोवा, दमन व दीव से हमें आज़ादी मिली, और ये सबसे लास्ट में भारत से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डचों का आगमन, और ये जो क्लास है आपके बीपीएससी के लिए, दारोगा के लिए, बिहार दारोगा के लिए, और यहाँ तक कि हम कंटेंट इस तरह देना चाहते हैं ताकि आपको यूपीएससी में काम दे, क्योंकि हम लोग अधिकतर यूपीएससी और बीपीएससी को पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा डीप चले जा रहे हैं। और बस नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं डचों का आगमन।